बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त कक्षा 12 की छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, जिसमें आप लोग पार्ट 1 वीडियो अच्छी तरह से देख चुके हो और उसके 4 पेज आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। आज हम पार्ट 2, इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो हम लोग करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था बच्चों, हमने पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, उसमें बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हुआ करता था ई बराबर था ना F/Q0। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं पुरानी बात को याद दिला रहा हूँ। तो इसी फॉर्मूले से हम आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। फोर्स का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम। यहीं से इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। बल की डायमेंशन MLT-2 और Q बराबर 8 for 8। इसको एडजस्ट करने के बाद तीव्रता की विमा को आसानी से निकाला जा सकता है। और इसमें बताया गया था कि तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा क्या होती है? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की दिशा। इसके 2 प्रकार समझते हैं। नंबर 1 कि साहब परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता दिशा होती है। दूसरे तरीके से क्या है? अगर धन आवेश कहीं रखा हुआ है, धन आवेश के कारण तीव्रता हमेशा धन से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण तीव्रता हमेशा ऋण की ओर और धन से दूर, यानी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो हमने इसको साफ साफ समझा भी दिया है। यही टॉपिक यहाँ इस वीडियो की स्टार्टिंग है। तीव्रता दिशा धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। इसको आपको ध्यान समझना है। तो तीव्रता की दिशा का हमारे पास 2 फंडामेंटल हैं। एक तो यह है कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, दूसरा धन आवेश से दूर ऋण आवेश की ओर। तो इस जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, इसका भी हम लोग न्यूमेरिकली प्रयोग करने जा रहे हैं। ये N फॉर न्यूमेरिकल। अब ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वो न्यूमेरिकल दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए साहब, अब है पॉइंट क्या है? 2 बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे भाई? हमने कहा अभी तक तो तुमने सूत्र पढ़ा था E बराबर F/Q0। ये तो किसी एक आवेश कारण तीव्रता है ना। हमारे पास 2 आवेश हैं, Q1 और Q2। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों के कारण बिंदु C पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अभी आपने क्या पढ़ा भाई? ये भी आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश पॉजिटिव है, तो इस Q1 के कारण तीव्रता E1 प्लस से दूर। ठीक है साहब, ये भी प्लस है, तो तीव्रता Q2 के कारण E2 प्लस से दूर। दोनों तीव्रताएं जस्ट कैसे हैं? विपरीत हैं। अर्थात इनके बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री है। और तुमने पढ़ा है 11th क्लास में, जब 2 वेक्टरों के बीच कोण 180 डिग्री होता है तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। तो लिखा हुआ E बराबर E1, इसे होता है डिफरेंस E2। ये डिफरेंस का मतलब भी बड़ा ध्यान समझना। अगर E1 बड़ा है तो C पर तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस E2। और अगर E2 बड़ा है तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। बस जो बड़ा छोटा घटाना है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो न्यूमेरिकल दृष्टि से सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है साहब? एक तो ये प्लस आवेश Q1 है और दूसरा आवेश कैसा? माइनस Q2 है। इन दोनों के कारण हमें बिंदु C पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बस तुम्हें इन तीनों कॉन्सेप्ट में केवल एक बात याद रखो, प्लस से दूर माइनस की ओर, और कुछ नहीं है। अब मैंने कहा Q1 प्लस है, इसके कारण तीव्रता E1 क्या होगी? A से C की तरफ। दिख रहा है ये एरो लगा हुआ है, A से C की तरफ E1। अब माइनस Q2 आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? C से B की तरफ। ये रहा, माइनस की ओर होती है। तो अब यहाँ तुम देख रहे माइनस की ओर और प्लस से दूर, यहाँ पर भी समझो। अब एक बार दोबारा समझाता हूँ उसको। अब Q1 के कारण E1 इधर,
राइट साइड में, Q2 कारण E2 इधर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गई, कोण कितना 180 डिग्री, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी E1 डिफरेंस E2। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर इसको आवेश कर दें प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। अब हमने कहा साहब तीव्रता यहाँ पता करिए इस जगह पर, तो प्लस से दूर माइनस की ओर, जब तीव्रता दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी तब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 प्लस E2, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह वेक्टर मेथड से करना होता है। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है, अच्छा वो मैंने थर्ड कंडीशन भी जो हम बताना चाह रहे हैं वो इसी में आ गया है, ये प्लस Q1 ये प्लस Q2, ठीक है, दोनों प्लस प्लस हैं, जिसका कोई चिन्ह उसका ऑटोमेटिक प्लस होता है। तो प्लस Q1 के कारण A पर तीव्रता क्या होगी, C से A की तरफ, प्लस Q2 कारण तीव्रता C प्लस से दूर, तो B से A की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब परिणामी तीव्रता क्या होगी, जुड़ जाएगी, E1 प्लस E2। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारी कंडीशन इसमें आपको दे रखी हैं। अब देखो प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, क्या पढ़ा है, प्लस से दूर लो साहब, प्लस से दूर लो साहब। अब यहाँ कोण 90 डिग्री का है, तो देखो बच्चों दो वेक्टरों का परिणामी क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बताया गया था, R बराबर √a² प्लस b² 2ab cos थीटा, थीटा उन वेक्टरों ए और बी के बीच का कोण है। चूंकि यहाँ पर E1 E2 वेक्टर है, कोण कितना 90 डिग्री है, तो परिणामी तीव्रता अगर हम उस सूत्र को देखा तो क्या होगा, √ लगा करके E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो इसलिए परिणामी तीव्रता क्या है, √E1² प्लस E2², इसे समझना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर से देखते हैं साइड में, देखिए ये सब आप लोगों ने नोट्स में पढ़ लिया होगा। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, वो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये रहा बिंदु आवेश प्लस Q1, ये प्लस Q1 बिंदु आवेश, इसका तीव्रता ज्ञात करनी मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी वहाँ पर रख दिए परीक्षण आवेश, तो परीक्षण वेक्टर Q0, बस यहाँ पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। तो पहले बात लिख सकते हो, माना ये बिंदु आवेश ऐसे माध्यम रखा जिसका परावैद्युतांक K है। देखो बच्चों जिसका परावैद्युतांक K है, परावैद्युतांक क्या होता है, मीडियम है, जिस मीडियम में हमने रखा है, जो परावैद्युत मीडियम में रखा है उसका हर एक कांस्टेंट होता है, उसे परावैद्युतांक कहते हैं। तो K मान लिया। तो अब जरा गौर समझिए, तो अब क्या करना है, कूलाम के नियम अप्लाई करना है। तो हमने लिख दिया बिंदु आवेश Q से r दूरी पर परीक्षा में लगने वाला बल, ये बल कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम नियम पढ़ा है, 1/4 πε0 K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सूत्र दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर ये सूत्र थोड़ा बड़ा ला करता हूँ, यहाँ पर देखिए भाई ये फॉर्मूला दिख रहा है, F बराबर 1/4 πε0 K Q1 Q2, तो Q2 कितना Q0/r², समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। तीव्रता की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में ध्यान से पढ़ा था, E बराबर F/Q0 होता है। दोनों समीकरण समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट समीकरण से सेकेंड में F का मान रख दीजिए भाई। तो देखो मान रखते ही Q0 कैंसिल हो गया, मान रखते ही Q0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, E बराबर 1/4 πε0 K Q/r², ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक कंडीशन दे सकते हो, यदि बिंदु आवेश एक निर्वात में रखा हुआ है तब उस बिंदु पर तीव्रता क्या हुई, K का मान क्या हो जाएगा 1, तब तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, एक पॉइंट पढ़ा सकते हो, हमने इसमें छूट गया है, एप्सिलॉन Q/r² ले सकते हैं, ये पॉइंट बना करके। जब ये कब होगा, जब बिंदु आवेश कहाँ रखा हुआ हो, निर्वात में रखा हुआ हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए, हाँ देखो यहाँ पॉइंट दिख दिया, यहाँ पे बता दिया वैक्यूम के लिए इतना हो जाएगा, ठीक, तीव्रता वही होगी। वेक्टर फॉर्म, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर तीव्रता के सूत्र का वेक्टर रूप लिखिए। तो वही है सब कुछ वही, केवल क्या है r लगा दो भाई। r इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जिसकी दिशा प्लस से दूर और माइनस की ओर, या कह सकते हो इसकी दिशा, r क्या है, यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, ठीक है। r क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है।
चलिए साहब, ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर न्यूमेरिकल पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है कि भाई उदासीन बिंदु क्या होता है। न्यूमेरिकल पॉइंट, उदासीन बिंदु के बारे में समझते हैं, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में समझते हैं। तो पहले इतना समझ लो, उदासीन बिंदु को हम दो प्रकार समझेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र में, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र में वो है बिंदु जहाँ पर परिणामी तीव्रता शून्य हो या परिणामी बल शून्य हो, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। इसका मतलब है उदासीन बिंदु पर नेट तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, या फिर कहो नेट बल कितना होता है, 0 होता है। देखिए साहब, आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे परिभाषा साफ साफ समझा रही। अब हमने पहला पॉइंट लिया जब वाला, एक Q1 एक Q2 आवेश है, दोनों आवेश कैसे पॉजिटिव है, धन आवेश है। तो इतना समझिए, अगर दोनों आवेश धनावेश हैं तो उदासीन बिंदु कहाँ होगा वो समझना। अगर दोनों धनावेश हैं तो उदासीन बिंदु A और B के बीच में ही कहीं होगा, बाहर नहीं हो सकता। तुमने कहा क्यों, चलो करके देखते हैं। बाहर हमने पॉइंट ले लिया भैया वाला। यह अगर हम इसकी बात करें तो तीव्रता, तुमने क्या तीव्रता में क्या सुना कि प्लस से दूर माइनस की ओर, Q1 के कारण तीव्रता प्लस से दूर E1, Q2 भी दूर, दोनों तीव्रता एक दिशा में है। इसका मतलब इसके बाहर किसी भी बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तीव्रता शून्य वहाँ हो सकती जब दो तीव्रता विपरीत हों और बराबर हो, तब शून्य हो सकती है। तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो उदासीन बिंदु बाहर नहीं हो सकता। क्रॉस लगा हुआ है भाई। तुमने कहा लेफ्ट साइड, लेफ्ट में नहीं, वो भी बाहर हो गया, वहाँ भी नहीं हो सकता। तो केवल और केवल कहाँ होगा, दोनों आवेशों को मैंने रेखा के अंतर, बीच में, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश। तो उदासीन बिंदु बीच में हो सकता, कैसे। और हमने कहा यहाँ पर हर चीज़ का लॉजिक है। Q1 आवेश के कारण तीव्रता प्लस से दूर तो E1 इधर दूर हो गई, Q2 कारण दूर तो E2 इधर हो गया। दोनों तीव्रता विपरीत हैं। यदि ये दोनों बराबर हों तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें वही ज्ञात करना। मान लीजिए हमने Q1 दूरी से x दूरी पर पता किया, x दूरी पर यहाँ पर कि तीव्रता यहाँ पर 0 हो सकती है, यानी उदासीन बिंदु मिल सकता है। अगर ये पूरी दूरी r है तो ये r माइनस x हो जाएगी। बस दोनों बराबर कर दीजिए। जैसे ही कहेंगे साहब E1 बराबर E2, उदासीन बिंदु तभी हो सकता है। विपरीत तो हमको दिखाई पड़ रहा है, एक लेफ्ट एक राइट। यदि दोनों बराबर हों तभी उदासीन बिंदु हो सकता है। E1 बराबर E2, तो हमने इसको डिटेल पूरा सॉल्व किया है। E1 बराबर E2, ठीक है। E1 का फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, 1/4 पाई एफ नॉट Q1। देखिए हमने यहाँ पे क्या एक्चुअली आवेश, हम दोनों ये आवेश ये बल कितना है, हमने इसको Q मान लिया, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बल कितना, ये आवेश कितना मान लिया हमने, Q। तो Q1 Q, Q2 Q, ठीक है। कुछ भी मान सकता है, मर्जी है। परीक्षण आवेश मान सकते थे। तो ये मान रखा पूरा, ये मान रखा। ये हमने यहाँ पर ये बल से किया है। मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो बल से करिए, F1 बराबर F2 से करिए, ठीक। चूँकि यहाँ E1 E2 लिखा हुआ तो इसमें Q, जो Q लिखा ना, Q की कोई आवश्यकता नहीं, सो आप Q को अपने नोट से काट सकते हो। अगर हाँ बल से किया होता तो आपका Q चलता, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे Q काट सकते थे, क्योंकि तीव्रता में तो क्या होता, 1/4 पाई एफ नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो Q1 बटे एक्स स्क्वायर, Q2 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको इधर दिखाता हूँ। अब केवल सॉल्व करना रह गया, बस देखिए समझिए। ये निकल का आया तो वो सब कट गया, यहाँ तक आ गए। इसके बाद दोनों तरफ इसका रूट ले लिया। इसका रूट लें तो Q1 का तो Q1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का x, Q2 का Q2 रहा, R माइनस होल स्क्वायर का ओनली इतना रहेगा। ये आप देख रहे हो, इतना हल कर लिए। उसके बाद तो फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करना, मैथमेटिकल क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आंसर कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये x को हमने सॉल्व कर दिया, आप लोग अपने तरीके से करना, न्यूमेरिकल करना, उससे हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, बी पार्ट। तो चूंकि उदासीन बिंदु परिणामी, अब देखो हमने कौन तरीका दिया है जो इसमें आ गया, देखो परिणामी बल बराबर होते हैं। अगर परिणामी बल F1 F2 बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, F1 बराबर F2। इससे भी कर सकते थे, हमारे पास दो मेथड है, A और B। Q1 Q, यहाँ Q चल रहा है, उसमें पहले वाले में Q आप काट देना, ठीक है। तो इसमें Q चलेगा, बराबर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन बिल्कुल सेम वैसे ही है, यहाँ देख ही रहे हो, वर्गमूल ले करके
और x का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ सबके आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब नया कॉन्सेप्ट आता है, नया कॉन्सेप्ट है वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो हम लोग अब अच्छी तरह से वैद्युत क्षेत्र को सीख चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ चुके हैं। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र। तो उसको मैं चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ऐसे मान चलिए भाई, मैंने कहा काल्पनिक वक्र। देखो काल्पनिक वक्र तो वो होता है जो दिखाई ना पड़े, लेकिन हमें तो प्रदर्शित करके दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा ये रहा काल्पनिक वक्र। पर आपको इस पूरे चित्र में समझने का प्रयास करो। वैद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर, इस खींची स्पर्श रेखा, दिस इज टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करे, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अगर मैंने कहा इस पॉइंट पर पता करना भाई, इस पॉइंट पर, तो कुछ मत करो, यहाँ पे क्या खींच दो, स्पर्श खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर बताएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन बन गया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? तो तुम बताओगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट समझना है कि साहब देखिए, जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत बल रेखा होगी। और वैद्युत क्षेत्र किससे होता है? आवेश से होगा। आवेश चाहे धन हो चाहे ऋण हो। हमने सीख लिया अभी प्लस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, माइनस आवेश के कारण तीव्रता होती है। ठीक है, अब हमें देखना वैद्युत बल रेखा। तो पहले हमने क्या किया, पृथक। पृथक समझते हो? आजकल पृथक को तो अच्छी तरह समझते होंगे। क्वारंटीन मतलब एकांतवास। तो पृथक माने सेपरेट। ओके, तो पृथक धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखा खींचिए। पेपर में आ गया। तो पृथक धन आवेश ये रहा, पॉजिटिव आवेश। तुमने क्या कहा, क्या सुना? धन से दूर सारी वैद्युत बल रेखाएं धन से दूर होंगी। ये वैद्युत बल रेखा कह सकते हो, वैद्युत दिशा कह सकते हो। ये तो दिशा है, तो धन से दूर बना दीजिए आप। सब के सब ये पहला पॉइंट हो गया। अब तुमने कहा नहीं, पृथक ऋण आवेश के कारण, ये पृथक रखा, पृथक मतलब सेपरेट। पृथक ऋण आवेश के कारण बल रेखा। भाई ऋण आवेश होगा तो क्या होगा? ऋण की ओर चले आओ बाहर, तुरंत इसके पास आइए। तो प्लस से दूर माइनस की ओर, ये लो तुरंत खींच दो, एक सेकंड लगेगा। तो पृथक धन आवेश के कारण बल रेखा खींच सकते हो, पृथक ऋण के कारण खींच सकते हो। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्या है भाई? अब कॉन्सेप्ट ये नहीं दोनों ही हो तो क्या होगा, यानी प्लस भी हो और माइनस भी हो। अब ध्यान समझना। अब देखो प्लस भी है यहाँ पर। अब क्या है कि एक सेकेंड, अब यहाँ पर धन भी है और ऋण आवेश। धन व ऋण आवेश के कारण बल रेखा है, यानी प्लस भी है और दूसरा माइनस भी है। अब कोई कमी नहीं, पहले तो अकेला प्लस था, माइनस था। तो तुमने क्या पढ़ा कि बल रेखा है प्लस से दूर होती है, तो प्लस से दूर माइनस की ओर, ये लो, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर जो जा रही है माइनस की ओर। तो तुमने बहुत आसानी खींच सकते हो। तो इसका मतलब हो गया हमें पृथक धन आवेश के कारण बल रेखा खींच सकते हैं, पृथक ऋण के कारण खींच सकते हैं। प्लस और माइनस दोनों होने पर भी हम बल रेखाओं को खींच सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट पर, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए साहब, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना हमने पढ़ा उसको हमें एक बार फिर कंसंट्रेटली समझना है कि वैद्युत बल रेखा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये अभी तो बताया था, अगर ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो सारी प्रॉपर्टी मैं इसी चित्र में कंप्लीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि साहब वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। निकलेंगी धन से और पहुंचेंगी कहाँ पर? ऋण पर। धन से निकलेंगी ऋण पर पहुंचेंगी, धन से निकलेंगी और ऋण पर पहुंचेंगी, धन से निकलेंगी ऋण पर पहुंचेंगी। ठीक, जैसा आप चित्र देख रहे हो, धन से निकली और ऋण पर
पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकली झेलो साहब जी आ रही है और लौट के इसने एंट्री कर ली। तो वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल इंसानों की तरह हैं भाई साहब। कैसे? वैद्युत बल रेखा इंसानों की तरह है। अब आप यूं मान चलो, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम गौर से देखें तो इंसान का जन्म, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसको, इंसान का जन्म यहाँ होता है। देख रहे हो ये रेड चिन्ह, अगर हम बात करें किसी बिल्डिंग पे रेड निशान लगा हुआ हो उसको रेड क्रॉस कहते हैं। क्या इंडिकेट करता है? दैट इज हॉस्पिटल, है ना। तो आज इंसान का जन्म हॉस्पिटल में ही होता है। 90% यहाँ पर बच्चा पैदा होता है। ठीक, और हर व्यक्ति का जीवन चक्र यही है, यहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका मार्ग बन जाता है। हर इंसान का अपना मार्ग बन जाता है, अपना रूट बन जाता है। और देखिए हम इसको थोड़ा साइंस से जोड़ते हैं इस टॉपिक को। और यहाँ पे क्या है? ये रेड आवेश, ये हमने रेड क्रॉस हॉस्पिटल बोला था, ये माइनस। ध्यान दीजिए, हर इंसान को एक दिन माइनस होना है। मैं अंतिम दिन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर उसको माइनस ही होना पड़ता है। समझ गए? कड़वी बात बता रहा हूँ। चिता पर जब हम किसी को बिठालते हैं तो बिल्कुल माइनस हो जाता है। अगर उसके हाथ गिर भी आते तो उसको हाथ रखना पड़ता है, बिल्कुल माइनस का सिंबल बनता है डेड बॉडी का। तो हमको यहीं पे तो पहुँचना है। तो आप समझिए, इंसान का जन्म प्लस से हुआ, यानी हॉस्पिटल से हुआ, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ। ठीक है, देखो मार्ग बन रहा, मार्ग, और ये रहा टारगेट, यहाँ पहुँचना है हर इंसान को। आगे बढ़ा भाई, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, जीवन चक्र बता रहा हूँ, जीवन चक्र। 9th हो गया, 10th हो गया, अब मान लो 11th में बच्चा आ गया। 11th में तो अगर उसने साइंस ले ली इस भाई दिवे, तो 11th और 12th 2 साल मेरे संपर्क में भी हो सकता है, अगर मेरे से संपर्क हो गया तो। ठीक है, तो 12th कर लिया। 12th के बाद फिर उसने आगे की पढ़ाई की, आगे और भी कार्यक्रम किए। नौकरी लग गई उसकी, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, और एक दिन राम नाम सत्य हो गया। यही है जीवन चक्र वैद्युत बल रेखा का। आप देख रहे हैं, धन आवेश से निकली और ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। ये मार्ग है, मार्ग। इस मार्ग से पहुंचना है हमें, आपको सभी को पहुंचना। मान लो किसी का मार्ग ये वाला है तो वो इस मार्ग से पहुंचेगा। कोई साइंस साइड से चला गया, कोई कॉमर्स साइड से चला गया, कोई आर्ट साइड से चला गया, और यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए किसी का पढ़ना लिखना भी मस्ट कंपलसरी नहीं है, बिना पढ़े भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यानी इंसान का मार्ग है +2 माइनस। ठीक है साहब। अब किसी का मार्ग इतना लंबा पड़ गया, देखो ये भी हो सकता है, बोले साहब ये जीवन बढ़िया है, ये तो बड़ा लंबा मार्ग मिला है। ये तो अपनी अपनी आयु के हिसाब से मार्ग मिलता है। किसी को 50 साल का मार्ग मिला, किसी को 80 साल का मार्ग मिला, किसी को 100 पार कर जाता है। अब किसी को ये वाला मार्ग मिला और किसी को 6 लंबा मार्ग मिला, वो यहाँ से आ रहा, घूमते घूमते लास्ट में इसको ऐसे एंट्री हो गई। पहुंचना सबको माइनस पर ही है, ये पक्की बात है। तो अब आप इस चित्र को ध्यान से समझिए। इस चित्र में ही हमारी सारी प्रॉपर्टी छिपी हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी थी कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, वो आप चित्र में स्पष्ट समझ रहे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है, बी पार्ट लिखा हुआ है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तीव्रता उस स्थान पर उपस्थित वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो वहां तीव्रता उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, इसका मतलब हो गया कि तीव्रता E प्रोपोर्शनल टू बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, जितनी ज्यादा बल रेखा होंगी उतना तीव्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। 2 पॉइंट सबके समझ में आ गए। तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं कि साहब तीसरा बड़ा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी 2 वैद्युत बल रेखा, आप यहाँ पे 4-5 बल रेखा देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कोई भी वैद्युत बल रेखा शॉर्टकट नहीं करेगी कि हाँ साहब ये तो बड़ा लंबा मार्ग है, बोरिंग, ऐसे चले जाओ आप पहुंच जाओ। नो, ये पॉसिबल नहीं है। देखो उसको मैं और डिटेल समझाता हूँ। तो कैसे समझें इसको डिटेल में? देखिए साहब, अब मान चलो वही दोबारा रिपीट करता हूँ, ये प्लस
और ये माइनस, ठीक है। एक बल रेखा ये वाली है, बल रेखा ठीक है, और दूसरी रेखा ये वाली। अगर ये शॉर्टकट करना चाहे तो भी नहीं कर सकती। कारण क्या है? अब मैंने कहा क्वेश्चन कैसे बनता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर नहीं काट सकती। क्यों? कटान बिंदु पर, ये कटान बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, ऐसा संभव नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं। तो इसको तुम्हें समझना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है। एक और पॉइंट समझिए, यदि किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हों, इसका क्या मतलब? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, जस्ट लाइक रेल की पटरी। ये रेल की पटरी है, दोनों समांतर भी हैं और समदूरस्थ भी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा? सब समान होगा, ठीक है। जिस स्थान पर बल रेखाएं इस तरह होती है ना, वहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो हम कैसे पूछ सकते हैं किस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा? जिस स्थान पर वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक खत्म हो गया है, पेज नंबर 3 खत्म हो गया, पेज नंबर 4 इसका लास्ट पेज है। उसके बाद अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चौथे पेज पर पहुँचते वो ये है, नया टॉपिक है यहाँ पर कि वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिसे आप समझ रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सेकंड। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय, जैसे आप जैसे समझिए, अपना पेन निकाल लीजिए, आप पेन को हम पूरी तरह से द्विध्रुव बनाते। एक ऐसा निकाय, ये निकाय जिसके सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश, एक तरफ -q एक तरफ +q, बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l, ये दूरी 2l ही हम मानेंगे, इसकी जो चर्चा बाद में करेंगे, तो रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा निकाय जिसके सिरों पर बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा HCl, HBr, NaCl, H2O, NH3, ये सब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। वजह क्या है? HCl, H पर प्लस और Cl पर क्या है? माइनस। दोनों पे आवेश कैसे? बराबर विपरीत, इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं HCl वैद्युत द्विध्रुव है। इसी प्रकार के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमने लिख दिया NH3 में, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे HCl, NaCl, HBr, यहाँ सिंगल है। NH3 में क्या है कि एक तो ये बन गया डाइपोल, एक ये बन गया, तीन द्विध्रुव बनते हैं। H2O में कितने बनेंगे? 2 द्विध्रुव बनेंगे। ये तो द्विध्रुव का मतलब डाइपोल तब होगा इक्वल और अपोजिट चार्ज हो, ठीक है। आगे बढ़ते, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, जो हम लोग पढ़ा है वही उसी को आगे बढ़ाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, जैसे कि हमने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव ये रहा -q +q। तो क्या बताया गया? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश ले लो, ठीक, और उनके बीच की दूरी कितनी? 2l, इनके गुणनफल को ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर हो गया Q × 2l। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मात्रक बनाओ, मात्रक इसका आवेश का कूलाम, लंबाई का मीटर, तो मात्रक कूलाम × मीटर हो गया। डायमेंशन निकालो, Q बराबर 8 for 8, लंबाई की l, तो विमास की क्या हुई? 80l। बिनी सूत्र निकल आया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक कि साहब ये राशि कैसी है? भाई किसी भी भौतिक राशि के बारे में क्या है? परिभाषा बताओ, उसका सूत्र बताओ, सूत्र से उसका मात्रक और विमा निकालो, और लास्ट में ये क्वांटिटी किस टाइप की है? वेक्टर है, स्केलर है। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन बताइए। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। फिर नई बात, दिशा बताओ साहब। दिशा क्या हुई? ये द्विध्रुव बनाओ पहले, तो ये द्विध्रुव -q और +q। दिशा क्या हुई? अक्ष के अनुदिश। अक्ष क्या होता है? -q +q को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है, ठीक है। अक्ष के अनुदिश -q से +q की ओर, इसकी दिशा क्या? अक्ष के अनुदिश -q से +q की ओर, अक्ष की दिशा में -q से +q की ओर। ये सारी बातें हमने इसको लिख दिया है, यहाँ पे सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, थोड़ी सी बात इधर रह गई। अब देखिए साहब, हमने एक क्वेश्चन दिया है, देखो, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
निकाय बनाया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखो भाई अब किस प्रकार से ये निकाय है, इस निकाय का आघूर्ण ज्ञात करना। यहाँ पे -2q रखा है, +q रखा है, +q रखा हुआ है, ठीक। और ये क्या ट्रायंगल कौन सा है आपको लग रहा है? समबाहु त्रिभुज, ऑल साइड्स आर इक्वल, x x x बराबर दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना, अगर q और q को देखें तो दोनों ये बराबर आवेश हैं और समान आवेश हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव बना ही नहीं सकते। जब द्विध्रुव बनेगा ही नहीं तो वैद्युत आघूर्ण नहीं निकल सकता। -2q और q में अगर देखा जाए तो ये -2q और q है, ये विपरीत तो हैं बट बराबर नहीं है। इनकी बात करें तो ये मतलब विपरीत हैं लेकिन बराबर नहीं है। अब इसको रीअरेंज करना होगा। कैसे? देखो चित्र में देखिएगा, अब आप यहाँ समझे, +q आवेश बिल्कुल सही, +q यहाँ पर, ये -2q को हमने अरेंज किया, रीअरेंज, -q एंड -q ऐसा कर सकते हैं। एक -q b पर, एक +q यहाँ पर, इसने क्या बना लिया? वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। दूसरा -q बचा था ये वाला b पर और c पर, इसने क्या बना लिया? वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। बट ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बने, दोनों आवेश ++ है, तो ये दो द्विध्रुव बन चुके हैं, ठीक। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक P1 और दूसरा क्या? P2। P1 क्या होगा? P1 की वैल्यू भाई P1 बराबर क्या होता? कोई एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश कितना? q, दूरी कितनी? x, तो q × x हो गया। अब हम बात करें P2 की, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? आवेश कितना दोनों पर? q, और दूरी कितनी? x, तो qx हो गया। P1 P2 पता लग गया। जब दो वेक्टर P1 P2 पता है, इनके बीच का कोण पता, बीच का कोण चूंकि क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। अब वेरी सिंपल, अगर दो वेक्टरों P1 P2 बीच का कोण पता है तो उनका परिणामी निकालना बेहद आसान, √P1² + P2² + 2P1 P2 cos थीटा से करेंगे। वही फॉर्मूले को हमने प्रयोग किया है, चित्र आप समझ रहे हैं। P बराबर √P1² P2 2P cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 होती है, इसकी 1/2 होती है, तो इसका 1/2 2 कट जाएगा, तो P1 का मान qx था, q² x², P2 का मान P1 का मान q, इसे समझिए cos 60 का मान 1/2, तो 2 फिर 2 ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया, बचा P1 P2। P1 की वैल्यू qx और P2 की वैल्यू कितना? qx, गुणा करोगे क्या आएगा? q² x² आ जाएगा। समझ में आ गया पूरा? तो अब आप समझ सकते हैं कि तीनों को ऐड कर दे तो 3q² x², q² x² बाहर आ गया, √ लगा दिया, ये इसकी परिणामी तीव्रता हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये इस पहले चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो था। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने चैनल RK गुप्ता फिजिक्स ऑनलाइन पर इसका कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होता मालूम पड़ता है हमें, कुछ कोई कमी रह गई हो, कुछ कितना समझ में आपकी आया है ये वीडियो, तो वो आप हमें इसको कमेंट लिखा करो और इसको शेयर भी किया करो, ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चे भी इसको सीख सकें, इस वीडियो को देख सकें, वो उनके ज्ञान में वृद्धि हो। तो आप लोगों को यही करना है, कुछ कमी रह गई तो कमियां बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम उसको और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, ताकि मालूम पड़े आप लोग कितने बच्चों ने लाइक किया। मैं देख रहा हूँ काफ़ी व्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, या उसको लाइक किया करें तो मालूम पड़े कितने बच्चों ने इसको लाइक किया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके बाद फिर मिलेंगे बहुत शीघ्र पार्ट 3 वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।